हेलो एवरीवन, आई एम सुचरिता पालीवाल। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ प्लेस पालमपुर, मतलब पालमपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ है द पर्पस, इस स्टोरी का जो पर्पस है वो क्या है, ये इंट्रोड्यूस कराना है किससे, कॉन्सेप्ट से, रिलेटिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसमें ना एक स्टोरी दी हुई है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। मतलब हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक। एक काल्पनिक गांव है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। तो पालमपुर विलेज की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। तो जो पालमपुर गांव है वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे छोटे से उद्योग, जैसे हो गया डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब भी यहाँ पे हैं। और आर कैरिड आउट अ लिमिटेड स्केल, यहाँ पे लेकिन वो लिमिटेड स्केल में छोटी छोटी सी जो प्रोडक्शन है वो होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कौन से वो होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड आइटम होते हैं और ह्यूमन एफर्ट होते हैं। और उसके लिए हमें और क्या चाहिए, उसके लिए हमें मनी भी चाहिए। तो जो पालमपुर जो विलेज है वहाँ पे हमें उस गांव की जो कहानी है उससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो हमें गुड्स वगैरह हैं वो किस तरह से मिलते हैं, है ना, किस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक गांव की स्टोरी दी गई है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट हेडिंग है उसको देख लेते हैं। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। जो पालमपुर है उसमें आस पड़ोस के गांव और जो कस्बे हैं, जो टाउन एरियाज हैं, उनसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो एक यहाँ पे बड़ा गांव है, बहुत बड़ा सा गांव है रायगंज, है ना। रायगंज जो गांव है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज। और जो अच्छे, मतलब यहाँ पे जो मौसम है, मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रोड्स वगैरह हैं वो इसको पालमपुर से जोड़ देती हैं। और यहाँ पे रायगंज के अलावा यहाँ पे एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन भी है, वो क्या है, शाहपुर। तो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वाइजेबल द रोज स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। यहाँ पे मतलब पहले बुलक कार्ट्स चलते थे, है ना। तो जैसे कि और कौन सी हो गई, बुलक कार्ट्स हो गई। और व्हीकल्स में कौन सी हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, जीप्स हो गई, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक्स हो गए। तो यहाँ पे और जो जो एक बफेलो कार्ट होती है, मतलब जो भैंसा गाड़ी जिसको बोलते हैं, उससे यहाँ पे ये गांव वाले लोग जो हैं वो जो जैगरी है ना, जैगरी का मीन्स होता है गुड़ लाद के ले जाते थे और यहाँ से जाके शहरों में उसको सेल कर देते थे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द विलेज हैज अबाउट, इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज हैं। तो वो डिफरेंट कास्ट की हैं। 80% जो हैं वो अपर कास्टेज की फैमिली हैं और ओन मेजॉरिटी ऑफ लैंड द विलेज। और जिनके पास खुद के मतलब घर वगैरह हैं, उनकी ज़मीन है, उनके मकान बहुत से कुछ बड़े बड़े हैं। और किसके बने हुए हैं, ब्रिक्स और सीमेंट के उनके जो घर हैं वो बने हुए हैं। और फिर यहाँ पे देयर हाउसेज, उनके जो घर हैं वो सीमेंट और ब्रिक्स से बने। और फिर यहाँ पे एससी और दलित लोग भी रहते हैं। और वो क्या है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो यहाँ की पूरी पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा कौन है, एससी लोग हैं। एससी मतलब कौन हो गए, दलित वगैरह हो गए। तो और यहाँ के जो गांव के एक कोने में जो एससी जो लोग हैं, एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, वो गांव के एक कॉर्नर में और छोटे छोटे से हाउसेज में वो लोग रहते हैं। और
यहाँ पे जैसे उनके हाउसेस किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, है ना, मड से और घास फूस से उनके हाउसेज हैं जो बने हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई भी न तो उनके घरों में बिजली है, न ही उनके पास कोई खेती है, और जो न ही नल है, मतलब पानी वगैरह है वो कहीं से कुएं वगैरह से खींच कर भर लाते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो पालमपुर गांव है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्यूबवेल हैं कुछ जगह पे, जो कि मतलब वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए यूज किए जाते हैं। तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, एक हाई स्कूल है और देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है, और एक एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें कि जो सिक लोग होते हैं, सिक पीपल, उनका जो मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, मतलब उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालमपुर हैज़ fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इस वाले ब्लॉक में ये बताया गया है कि यहाँ पे गांव में जो ऊपर वाला जो विवरण है, आपको ये पैराग्राफ वगैरह बताया गया है, उसमें क्या है कि जो पालमपुर है वहाँ पे जो रोड्स हैं, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी है और इरिगेशन है, स्कूल्स वगैरह हो गए और जो हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, उसके बारे में आप उससे आप कंपेयर करके ये बताइए कि जो आपके आसपास के जो गांव हैं उनसे किसी से इसका कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेजेस। तो जो गांव है ये इमेजनरी विलेज, मतलब जो पालमपुर है, जो इमेजनरी मतलब क्या होगा, एक काल्पनिक गांव है। तो ये जो गांव है इसकी कहानी हमें बहुत तरह के जो प्रोडक्शंस होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में ये बताएगी। तो यहाँ के जो इंडिया के जो इन विलेजेस एरिया ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के जो विलेजेस होते हैं ना, उनमें मोस्टली जो ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, फार्मिंग है। मतलब ज़्यादातर इंडियन जो हैं वो गाँव के लोग जो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और यहाँ पे जैसे ये भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन है, वो किसके बेस पे होते हैं, एग्रीकल्चर के बेस पे ही होंगे। रेफर टू एन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, छोटे छोटे से जो उद्योग होते हैं वहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट हो गए, शॉपकीपिंग हो गई, है ना, ये सब भी यहाँ पे होती है। और इसमें अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो क्या होता है, बहुत से तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं, हमें कुछ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, तो हमें उसके बारे में भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन जो होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं। जो प्रोडक्शन होते हैं, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो प्रोडक्शन होते हैं, है ना, एम ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, जो हमारी जो हम चीज़ें जो बनाते हैं, जो गुड्स मतलब जो सामान बनाते हैं और जो सर्विसेज हम देते हैं, वो सब क्या है जिसकी कि हमें नीड होती है ना। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन के लिए हमें मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है। तो वो क्या है, सबसे पहली फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो होती है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच जैसे कौन सा हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, है ना, और नेचुरल रिसोर्सेज। द सेकेंड हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, लेबर, पीपल हु विल डू वर्क। पीपल मतलब जो लोग काम करेंगे। जब हमारे पास लेबर होगी तभी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लैंड होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, फॉरेस्ट होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, है ना। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर
टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब कई जगह पे हमें बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, वो भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। कुछ हमें ऐसे लोग भी चाहिए कि जो मैनुअल वर्क कर सकें। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ये चीज़ सारे के सारे जो लोग हैं सबके, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हर लेबर, मतलब कोई भी आदमी जो काम करता है वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी नेसेसरी होती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, फिजिकल कैपिटल। मतलब तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिजिकल कैपिटल। अब द वैरायटी ऑफ इनपुट्स required at every stage during production। तो हमारा जो फिजिकल कैपिटल है उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हो गया टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। और टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, इसमें क्या हो सकता है, वेरी सिंपल टूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, फार्मर्स का जो प्लग होता है, प्लग मतलब जो हल चलाते हैं ना, वो हो गया। या फिर जो कोई भी मशीन्स वगैरह हो गई, या जनरेटर्स हो गया, टर्बिन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, है ना। और जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। तो मतलब इन चीज़ों का हम, ये टूल्स वगैरह हो गए, मशीन्स हो गए, तो इनका हम चीज़ों का बहुत सालों तक प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं हमारे, ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे फिक्स्ड कैपिटल कहलाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो क्या है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मतलब रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए रिक्वायर होती है वैरायटी ऑफ, बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। द यार्न यूज्ड बाय वेबर, जैसे धागा होता है, उसकी हमें कपड़ा बनाने के लिए किसकी नीड होती है, धागे की। एंड द क्ले की जो कुम्हार होता है, जो बर्तन बनाता है, उसके पास अगर क्ले नहीं होगी तो वो बर्तन बना पाएगा, तो उसके लिए क्ले जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स। और हमें मनी की भी नीड होती है, क्योंकि हमें कोई भी अगर प्रोडक्शन के लिए कुछ भी चीज़ चाहिए तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उससे हमें चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, है ना। तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन द हैंड आर कॉल्ड, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और मनी होती है, मनी इन हैंड, जो हमारे हाथों में अगर पैसा है और हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो ये सब का सब क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। ओके, अब दिस इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट। अब जो हमारी एक चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। तो हमें, अगर हमारे पास जो चौथी, हमारी फोर्थ जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि हमें उसके, जैसे हमारे पास, हमें पहले सबसे पहले चाहिए थी लैंड, चाहिए थी लेबर, चाहिए थी फिजिकल कैपिटल, चाहिए थी और प्रोड्यूस चाहिए था एंड आउटपुट, है ना। उससे जो हमने, हमारा जो आउटपुट निकला इनसे, उनको सेल करने के लिए हमें किसी की आवश्यक, मतलब नीड पड़ेगी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, हम कहीं सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास अच्छे से नॉलेज होगी तभी हम उसको मार्केट में सेल कर पाएंगे। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ये सब का सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को अच्छे से सेल नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ऊपर चलते हैं। तो ये सब का सब क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो इन द पिक्चर, जो एक यहाँ पे पिक्चर दी गई है, आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज द प्रोडक्शन। तो इस पिक्चर में आपको ये देखना है यहाँ पे लैंड कहाँ है, लेबर कहाँ है और फिक्स कैपिटल कहाँ है। तो ये सब के सब कहाँ पे प्रोडक्शन में काफ़ी इनकी आपको पहचान करनी है, मतलब इनको दिखाना है। ओके, अब एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड। तो जो
सारा का सारा जो अलग अलग तरह का जो प्रोडक्शन होता है वो उसके किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन सब के बिना नहीं हो सकता है कोई भी प्रोडक्शन, है ना। विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों के चारों ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital and the capital of in this chapter. Okay. अब हम next heading देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। जो पालमपुर गांव है वहाँ पे किस तरह की फार्मिंग है जो वो की जाती है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें नीड होती है। सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे हम देख लेते हैं जो पालमपुर की जो फार्मिंग है उसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, लैंड इज़ फिक्स्ड। यहाँ की जो लैंड है वो किस तरह की है, फिक्स्ड है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है किसकी, पालमपुर की, पालमपुर गांव की। यहाँ पे लगभग 75% जो पीपल हैं वो वो किस पे डिपेंडेंट है, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और इसी से अपना वो जीवन यापन करते हैं। They could revive farmer or farm laborers. They will being these people have is closely related to production on the farms. तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ये मतलब ये फार्मर्स भी हो सकते हैं और कौन हो सकते हैं, ये जो लेबरर होते हैं, फार्म लेबर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इन लोगों का जो मोस्टली जो ज़्यादातर जो काम है मतलब ये बहुत ज़्यादा किसके रिलेटेड होते हैं, मतलब किससे जुड़े हुए होते हैं, ये फार्म से मतलब फार्मिंग से जुड़े हुए होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं। बट रिमेंबर, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो फार्मिंग है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है कई तरह से। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड एरिया है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पालमपुर में 1960 से आज तक, है ना, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1960 से आज तक देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। तो मतलब जो लैंड एरिया है ना वो उस पर ज़्यादातर कोई मतलब बहुत ज़्यादा उस पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं किया जाएगा, नहीं मतलब वो बढ़ा नहीं कोई एरिया, है ना। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कवर्डेड टू कल्टिवेटेड लैंड। अब ज़्यादातर जो गांव में अगर कोई यहाँ पे ख़राब कुछ बंजर जैसी भूमि थी तो उसको भी मतलब जो गांव में जो ख़राब ज़मीन थी ना उसको भी मतलब जो फार्मिंग के लिए उसको चेंज कर दिया गया था, बदल दिया गया था, उसको फार्मिंग के लिए बना दिया गया था। नई जो लैंड थी ना यहाँ पे उसको खेती के लिए बनाकर यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई गुंजाइश है नहीं कि मतलब जो बढ़ सकता है, मतलब उस जो बेकार सी जो बंजर जो भूमि है उसको यहाँ पे उस पर कोई अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक ब्लू में पैराग्राफ दिया गया है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो लैंड को नापने के लिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इच हेक्टेयर। तो यहाँ पे जो लैंड है वो जो नापी जाती है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में वो क्या कहलाती है, हेक्टेयर में नापी जाती है ना। या फिर ये गांव में अगर कहेंगे तो क्या होता है, वो क्या होता है या तो बीघा, है ना, या फिर गिंठा, उसमें नापी जाती है। तो यहाँ पे जो मतलब गांव की मतलब पॉपुलर इकाइयाँ होती हैं मतलब जो लैंड को नापने के लिए, एक हेक्टेयर में मतलब जो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग की मतलब एक हेक्टेयर है वो 100 मीटर के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान की क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं कि आपका जो स्कूल का जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वो कितना बड़ा है, मतलब कितने हेक्टेयर होगा, क्या आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पे, इसका है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो यहाँ पे क्या जो अभी जो हमारी जो लैंड थी बेकार सी पड़ी हुई थी, क्या उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोई तरीका है। तो इज द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड
रिसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ की जो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता था, जो क्रॉप्स उगाई जाती थी, ऐसी सुविधाएं यहाँ पे, फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। और उन्हें देखते हुए जो उत्तर प्रदेश है उसके जो वेस्टर्न पार्ट में जो उसी की मतलब भाग की तरह लगता है। जो पालमपुर में जो ज़्यादातर मोस्टली जो लैंड है ना जिस पे की खेती की जाती है, कोई भी जो लैंड का टुकड़ा है ना, वो बेकार सा नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पे जो रेनी सीजन होता है ना, उसमें लोग जो हैं फार्मर्स जो हैं खरीफ की खेती करते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एट कैटल फीड। तो ये जो हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैटल फीड्स हैं। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादातर जो वैसे नहीं होते हैं जो यहाँ जो पशुओं के लिए, इनसे क्या होता है कैटल फील्ड, मतलब जो पशुओं के लिए ज्वार और जो बाजरा होता है ना, उससे उनको पशुओं को जो एनिमल्स होते हैं उनको चारा भी मिल जाता है। और इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे पोटैटो की कल्टीवेशन की जाती है। इन द विंटर सीजन में यहाँ पे रवि की फसल की जाती है। उसमें क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे व्हीट की खेती की जाती है, मतलब गेहूँ उगाए जाते हैं। फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्शन फार्मर्स कीप एनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एज सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट इन रायगंज। मोस्टली जो लोग होते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने के लिए जो मतलब फैमिलीज़ का गुजारा हो सके उसके लिए गेहूँ रख लेते हैं, बाकी का जो रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन। और मतलब ज़्यादा सा पार्ट जो होता है कुछ एरिया का, वहाँ पर शुगर केन के लिए मतलब गन्ने की खेती के लिए रख लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, हर साल वहाँ पे गन्ने की खेती की जाती है, और उससे और जो रॉ मटेरियल होता है उससे क्या बनाया जाता है, जैगरी बना दिया जाता है, मतलब गुड़ बना दिया जाता है, और उसको जो ट्रेडर्स हैं वो शाहपुर के मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो अ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफीनर। मोस्टली जो लोग हैं यहाँ के फार्मर्स जो हैं, कहाँ के, पालमपुर के, 3 टाइप्स ऑफ मतलब 3 तरह की खेती करते हैं। कौन सी थी, मैंने जैसे बताई थी आपको। एक तो रबी की फसल करते थे, खरीफ की फसल करते थे, और तीसरी कौन सी करते थे, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पे वो पोटैटो की खेती भी करते थे। ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब जो परसाइन व्हील्स वगैरह हो गए है ना इरिगेशन के लिए, मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, its major impact was to transport the system of irrigation. Porcine wheels were till then used by farmers to draw water from the wells. मतलब जो व्हील से जो लोग हैं वो गांव के लोग वो क्या करते हैं, व्हील की हेल्प से कुओं से पानी निकालते थे और उससे अपने जो फील्ड से मतलब जो खेती हैं उनको इरिगेट करते थे, मतलब उनमें सिंचाई करते थे, पानी लगाते। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड irrigate much larger area of land more effectively. फिर लोगों ने देखा कि जो अगर हम इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से अगर खेतों में पानी लगाया जाए तो एक साथ बहुत सारे खेतों में मतलब जो इरिगेशन की जा सकती है। तो स्टार्टिंग में जो कुछ जो ट्यूबवेल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए, फिर लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने ही मतलब जो ट्यूबवेल्स हैं वो लगाना शुरू कर दिए एज अ रिजल्ट। और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि मिड 1970 में द एंड जो कल्टीवेशन है एरिया है वो 200 हेक्टेयर्स वॉज इरिगेटेड, मतलब 200 जो हेक्टेयर एरिया है वो कैसा हो गया, इरिगेटेड हो गया, मतलब अच्छा हो गया, यहाँ पे अच्छी सी जो प्रोडक्शन है वो हो सकता था। अब एक बार इसको देख लेते हैं। जो इंडिया है उसमें मोस्टली सभी गांवों में जो अच्छे से मतलब जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो नहीं है। जो रिवर एरिया होते हैं ना, जहाँ पे रिवर्स वगैरह हैं, है ना, रिवराइन प्लेन्स जो होते हैं, वहाँ के जो मतलब नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं उनमें जो मोस्टली जो इरिगेशन है वो अच्छी हो जाती है। इसकी अगर अपोजिट हम देखें तो जैसे कि जो
मोस्टली प्लेन एरिया हैं, है ना, या जैसे कि साउथर्न प्लेन एरिया, वहाँ पे जो इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कंट्री में, पूरी कंट्री में आज भी कुल जो फार्मिंग है उसका 40% से भी कम क्षेत्र है ऐसा है जिसमें इरिगेशन होती है। शेष जो पार्ट है ना उसमें मुख्यतः वो किस पे, जो रेनफॉल है ना, बारिश पे ही डिपेंड होता है। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये देखिए कि जो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब जैसे अगर किसी पूरी एक साल में किसी भी लैंड पे अगर एक से ज़्यादा जो अगर हम क्रॉप्स करेंगे, मतलब जो फसल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगी वो, है ना। तो इसकी वजह से इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये क्या है, इससे क्या होता है, अगर पूरे साल में अगर एक तरह की खेती, तो उस कुछ सालों के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार अपनी लैंड पे कुछ टाइम के लिए एक ही बार पूरे ईयर में मतलब एक ही बार प्रोडक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है ना, जो सॉइल होती है ना उसकी पावर जो है बढ़ जाती है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर, तो जो पालमपुर के जो मोस्टली फार्मर्स थे वो पूरे साल में केवल टू मेन क्रॉप्स उगाते थे, और उसमें वो मतलब क्या था, मोस्टली वो होते थे पोटैटो एंड 1/3 क्रॉप ऑफ द मोस्ट बिटवीन 20 ईयर्स। तो मतलब वो ज़्यादा से बहुत सारे सालों से 15-20 सालों से लगभग केवल आलू का ही प्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें दिखाया गया है कि ये वीट है, ये बार्ली मतलब बाजरा है, ये शुगर केन है, और ये पोटैटो, मतलब ये 4 तरह के जो प्रोडक्शन है वही वहाँ पे पालमपुर में किए जाते थे प्रोड्यूस। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ डिस्कशन किया गया है कि अगर वहाँ पे मतलब 1.1 में 10 हेक्टेयर की जो खेती होती है वहाँ पे उसको जो प्रोडक्शन एरिया है वो दिखाया गया है। तो इसमें से आप एक बार इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेकिन जो फार्मर्स थे ना उनको इरिगेशन और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह मतलब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा नीड होने लगी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई टू अवर मॉडर्न फार्मिंग। तो मतलब सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे ना उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग को अपनाया। और यहाँ पे मतलब जो HYV सीड्स थे ना, उन जो सीड्स थे उनका यूज करके, और जो फर्टिलाइजर्स थे और जो पेस्टिसाइड्स थे इनका यूज किया, और जो प्रोडक्ट, और जैसे उन्होंने कुछ ने ट्रैक्टर्स जो होती है वो, और कुछ मशीन्स वगैरह भी खरीदी। और कल्टीवेशन के टाइम पे इसके जो काम था ना बहुत ज़्यादा तेज हो गया, मतलब बहुत जल्दी से होने लगा। पालमपुर में जो कि मतलब जो वीट होते थे लगभग 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होते थे। अब HYV सीड्स जब आ गए तो क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पहुँच गया, मतलब डबल से भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जो वीट का प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जो फार्मर्स थे बाज़ार में उनको सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो गेहूँ था उनके पास था। अब जब पहले 1300 kg ही गेहूँ हुआ करता था फार्मर्स के पास, तो वो क्या करते थे, मोस्टली तो अपने कंजप्शन के लिए रख लेते थे ताकि वो साल भर उनकी फैमिली वाले उनको खा सकें। तो थोड़ा ही जो बचता था उसको वो सेल कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ तो 3200 kg हो गया 1 हेक्टेयर में, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो आराम से वो जाकर बाहर से उसको सेल कराते थे। अब यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा दिया हुआ है कि अगर जो हमारी जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसकी और जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग है उसमें क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिला। अगर जो टेबल 1.2 है उसमें जब इंडिया में
जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया उसके बाद जो वीट है और जो पल्सेस है उनका यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा करोड़ में या करोड़ टन में दिखाया गया है ना। तो आप एक बार इस टेबल को भी, ये वाली जो टेबल है ना, इसको भी देख लीजिएगा। ओके, अब हमारा कुछ ऊपर थोड़ा सा पार्ट बच गया था, इसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ना ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पे इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। इसमें क्या हुआ, हमें फर्टिलाइजर्स की नीड हुई है ना, ये हमारे HYV सीड्स हैं, हमें ट्रैक्टर्स वगैरह की मशीनरी की भी यूज हुई। अब ट्रैक्टर के लिए हमें डीजल भी चाहिए है ना। अब यहाँ पे इरिगेशन चाहिए हमें। इरिगेशन के लिए हमें या तो कैनल्स को यूज कर सकते हैं या पंप सेट, ट्यूबवेल वगैरह को यूज कर सकते हैं या कोई डैम्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। ये सब पानी यहाँ से आएगा ट्यूबवेल्स वगैरह से, तो इससे पानी खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब पेस्टिसाइड्स मतलब जो केमिकल है, मतलब कई बार हमारे जो फसल होती है ना, प्रोडक्शन होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसको मारने के लिए हमें ये कीटनाशक दवाई भी चाहिए, मतलब पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। ओके, अब आपको समझ आया। अब यहाँ पे ये दिया गया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। अब ये यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग जब करने के लिए लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा मनी की भी नीड होती है ना। तो ऐसा भी तो चाहिए, मनी भी तो चाहिए। अगर मनी नहीं होगी तो वो मॉडर्न फार्मिंग अपना ही नहीं पाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को सुनिए। सबसे पहले एक्टिविटी है यहाँ पे जो मॉडर्न ड्यूरिंग द फील्ड विजिट द टॉक सम फार्मर्स। आप लोग सबसे पहले तो फार्मर्स से बात कीजिए, फिर मतलब आपको ये पता करना है कि कौन से मेथड्स को वो अपना रहे हैं, है ना। तो डू द फार्मर्स यूज राइट, और फिर उसको एक पेज पे लिखिए, मतलब एक फाइल बनाइए। अब जो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जो इरिगेशन है उसके सोर्सेज क्या हैं उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। और जो हाउ मच द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, मतलब कितनी जो लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड है, उसकी इरिगेशन होती है, बहुत कम होती है कि बहुत ज़्यादा होती है, आधी होती है या पूरी की पूरी हो जाती है। तो आपको इसकी भी एक लिस्ट बनानी है। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स, अब यहाँ पे क्या है कि मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो जो अपने लिए जो मोस्टली इनपुट लगाते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, है ना। ठीक है, अब है थर्ड हमारी हेडिंग आ जाती है यहाँ पे, विल द लैंड सस्टेन। क्या जो लैंड होती है, ये जो लैंड है ये सब कुछ सस्टेन कर पाएगी। लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्सेज, अब जो लैंड होती है वो क्या है, हमारी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट, तो हमें इसका यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, हमें केयरफुल रहना होगा। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स that the modern farming method have overused the natural resources base। अब हमने जब मॉडर्न जो मतलब जो हमारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स थी ना, उससे हमें ये तो मतलब उन्होंने जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स थी ना उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेट कर दिया गया था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया गया। तो उससे क्या होता है कि जब ज़्यादा हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो हमारे जो नेचर है उसके साथ बहुत ज़्यादा वो नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। जो हमारी सॉइल है वो अपनी क्षमता खो देगी। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया तो विद द लॉस ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगी। ड्यू टू इंक्रीज यूज केमिकल, क्यों होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज किया गया। तो आप आल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, अब इससे क्या हो गया, ज़्यादा पानी भी यूज किया गया ट्यूबवेल्स की हेल्प से, है ना। तो क्या हो गया कि जो हमारा लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर, जो वाटर लेवल है वो भी कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, नीचे चला गया। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट ऑफ द ईयर्स। अब जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं जैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी या ग्राउंड वाटर होते हैं, इनको बनने में बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं। वंस डिस्ट्रॉय इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम, इनको डिस्ट्रॉय करना, अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो इनको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वी मस्ट मेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू एंश्योर
फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अगर हम एग्रीकल्चर में इस तरह से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बाकी की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बाकी का जो पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएं। ओके, थैंक यू।